जो एग्रीमेंट सेक्शन 10 में बताए गए कंडीशन को फुलफिल करेंगे। सो हेडिंग इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। अब देखते हैं ना, जो कंडीशन मैं बता रहा हूं उसे आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए ना। पहला इसमें है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। पार्टीज में दो लोग आते हैं, लाइक एक होता है ऑफरर, एक होता है ऑफरी। ओके, आप जानते हैं ना, मैंने पहले ही बताया था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2% रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो पहला जो इसमें कंडीशन है वो कंडीशन है फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। ओके, सेकेंड कंडीशन है कंपटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लाइक जो पार्टीज हैं, लाइक ए एंड बी, जो दो पर्सन है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो पर्सन कंपटेंट होने चाहिए। कंपटेंट इन द सेंस अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट, जो कंपटेंसी की एज है वो है 18 साल। ओके, सो बोथ एलिमेंट्स इज क्लियर। लाइक फर्स्ट वन इज फ्री कंसेंट, सेकेंड वन इज कंपटेंट। इज इट क्लियर? एंड थर्ड वन इज लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन इन द सेंस कि अगर आपको कोई बाइक दिया है तो आप उसके टूवर्ड उसको बाइक दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, बट उसको आप गन या स्मगलिंग वाली चीजें आप नहीं दे सकते। ओके, एंड फोर्थ वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। लाइक जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, और अगर लॉफुल वो नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं बन पाएगा, एग्रीमेंट कभी भी। Okay, so first one is free consent, second one is competent, third one is lawful consideration, fourth one is lawful object, and last element इसका है कि जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो किसी लॉ के थ्रू एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड नहीं होना चाहिए। ओके, लाइक किसी भी एग्रीमेंट, लाइक एक ऐसे नेचर का आपने एग्रीमेंट किया जिसे लॉ ने वाइड डिक्लेयर करके रखा है, तो भी आपका वो एग्रीमेंट नहीं करोगे। अगर आप करते हो तो ऐसा एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, क्योंकि वो बाय लॉ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वाइड है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, सो सेक्शन 10 में क्या है? सेक्शन 10 में वो कंडीशन बताई गई हैं जिन कंडीशन में कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पहला इसमें है किसी भी पर्सन का फ्री कंसेंट, दूसरा वो जो फ्री कंसेंट दे रहे हैं वो कंपिटेंट होने चाहिए, थर्ड लॉफुल कंसिडरेशन मिलना चाहिए, फिर लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और लास्ट वन इज वो जो उनका एग्रीमेंट है किसी भी लॉ के थ्रू बार्ड या डिक्लेयर्ड वाइड नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? सर ये सर लिख सकता हूँ, वॉइड एग्रीमेंट्स नॉट एंटरटेन्ड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो अल्टरनेट आपने बताया ना, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि कहते हैं ना कि आप कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो बट बराबर है, तो बिल्कुल सही है आपका। ओके, सो सेक्शन 11 से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये, जैसे कि हमने ये देखा सेक्शन 10 में कि कंपिटेंट होने चाहिए। कौन होने चाहिए? पार्टीज। कौन पार्टी? जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो सेक्शन 11 में बताया गया कि हम कंपिटेंट किसको मानेंगे। ओके, तो कंपिटेंसी का मैंने आपको अभी तक क्या बताया, एक एज बताया है ना कि 18 साल प्लस होने चाहिए, बट एज के साथ साथ दो तीन चीजें और होती हैं जिसको इंक्लूड करने पे एक पर्सन कंपिटेंट पर्सन कंसिडर किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ लॉ। ओके, एक तो कंपिटेंसी हो गई जिसको उसको हम मानते हैं जो 18 प्लस है। दूसरी कंपिटेंसी यहाँ पे कह रहा है कि वो पर्सन कंपिटेंट माना जाएगा जो साउंड माइंड हो। साउंड माइंड मतलब कि स्वस्थ चित्त हो, आप जैसे लोग हो, लाइक पागल वो नहीं होना चाहिए, लाइक अनसाउंड नहीं होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट कंपिटेंसी इन द सेंस फर्स्ट एज, एज इन द सेंस 18 साल। सेकेंड वन इज साउंड माइंड, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। थर्ड वन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन बहुत ऑफेंसिव नेचर का होता है, बहुत सारे ऑफेंसेस किए रहते हैं, तो उसको लॉ डिस्क्वालिफाइड कर देती है मल्टीपल थिंग्स से, लाइक बहुत सारी चीजों से लॉ डिस्क्वालिफाइड कर देती है। तो ऐसा पर्सन डिस्क्वालिफाइड भी नहीं होना चाहिए, लाइक जो डिस्क्वालिफाइड नहीं है उसे हम कंपिटेंट मानेंगे ना। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपिटेंसी इन द सेंस फर्स्ट वन इज एज, सेकेंड वन इज साउंड माइंड, थर्ड वन इज क्वालिफाइड। आप लिख लो क्वालिफाइड मतलब क्यों डिस्क्वालिफाइड नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर हाँ जी बोलिए। किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 12। सेक्शन 12 कह रहा है कि व्हाट इज द साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज के लिए हम साउंड माइंड किसको मानेंगे। ओके, तो साउंड माइंड हम किसको मानेंगे, तो यहाँ पे है, आप
लोग लिख लो, साउंड माइंड हम उसे मानेंगे ही हु इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, who is capable of understanding it, of forming a rational judgment as to affect upon his interest। कहने का मतलब है कि जो पर्सन कैपेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझने के लिए और उसमें जो उसका इंटरेस्ट मतलब उसको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कि उस मतलब कॉन्ट्रैक्ट को नेचर के साथ साथ उसका जो रैशनल उसकी थिंकिंग है एंड जो अपने इंटरेस्ट को समझ पा रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है, यहाँ पे मेरा लॉस है, उसे हम साउंड माइंड कंसीडर करते हैं। तो बहुत कैजुअल है ना। तो साउंड माइंड सिंपल सा मतलब ये है, साउंड माइंड उस पर्सन को मानेंगे जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए गया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को प्रॉपर तरीके से समझ पा रहा है, उसका एक रैशनल जजमेंट है कि हाँ इस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मेरा इंटरेस्ट इफेक्ट होगा या मेरे को प्रॉफिट होगा। सो इज इट क्लियर? सर आप लाइन रिपीट करेंगे, आपने अभी क्या बोला था हाँ कि जी, वो हाँ कैपेबल। हाँ यहाँ पे मेंशन है, आप बैरक में भी देखेंगे तो मेंशन है। सो यहाँ पे मेंशन है ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लाइक किसी को समझने के लिए कैपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, सो यहाँ पे मेंशन है ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट इन द सेंस उस कॉन्ट्रैक्ट, ऑफ फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट, लाइक कैपेबल भी है समझने के लिए और जो जजमेंट वो लेता है अपने इंटरेस्ट को लेकर के वो भी उसका रैशनल मतलब तार्किक होना चाहिए। ओके, लाइक विद लॉजिक होना चाहिए। क्लियर? ओके सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट वन इज, अब इसमें क्वेश्चन उठता है ये कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तो 2 पॉइंट इसमें और है, आप समझ जाओगे ना, अच्छे समझना बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं कि एक पागल है, ओके, लाइक एक अनसाउंड पर्सन है और वो अनसाउंड होते हुए आपसे एग्रीमेंट कर लिया। सो व्हाट इज द एग्रीमेंट ऑफ दिस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, लाइक ऐसा एग्रीमेंट का क्या इफेक्ट होगा? लाइक कोई भी अनसाउंड आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? बोलो सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो वाला, क्योंकि वो कंडीशन फुलफिल नहीं करता। फोन बंद करो, ठीक है, मैं ही बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। बट कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन अनसाउंड है और ड्यूरिंग अनसाउंड अगर उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, चलो वो तो वाइड है, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पर्सन अनसाउंड माइंड है, ओके, लाइक एक पर्सन पागल है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, बट वो कभी कभी लाइक जैसे कि 1 महीने अनसाउंड रहता था बट 2 दिन के लिए सही हो जाता था। ओके, तो जिस टाइम पे वो सही हो गया था, लाइक जिस टाइम पे वो साउंड माइंड का हो गया था, उस ड्यूरेशन में उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके 2 दिन बाद फिर से अनसाउंड हो गया, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा? ये भी वैलिड ही माना जाएगा। बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, बिल्कुल वैलिड माना जाएगा, आपने बिल्कुल सही बताया। इसके पीछे रीजन ये होता है कि लॉ ये देखता है कि जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को प्रॉपर तरीके से समझ रहा था कि नहीं। ओके, तो अगर वो समझ रहा था तो वैलिड होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साउंड माइंड रहता है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड आफ्टर सम डेज वो अनसाउंड हो जाता है, बट लॉ उसको फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेगी, क्योंकि जब उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उस टाइम वो साउंड नेचर का था। क्लियर है सबको? आगे बढ़े? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे कह रहा है, अब देखो, अब यहाँ पे ना जो हम पढ़ने वाले हैं ना, लाइक 13 से लेके 22 तक आपके ये सारे सेक्शन एक साथ पढ़े जाते हैं। ओके, सेक्शन 13 से लेके 22 सेक्शन तक एक साथ पढ़े जाते हैं ना, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से अपने आप दिमाग पे फ्रेम करना। बट उससे पहले एक बार मैं 10, 11, 12 और रिवाइज करा दे रहा हूँ। 10 में क्या था? व्हाट एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, आप बहुत अच्छे से इसको समझ लिए। फिर एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट बनना है उसमें एक जो पर्सन थे, लाइक जो पार्टीज, तो वो कंपिटेंट होने चाहिए। तो कंपिटेंट किसको माना जाता है, ये 11 में एक्सप्लेन किया गया था, वो भी क्लियर हो गया। फिर 11 में कंपिटेंसी में ये भी बताया गया था कि साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, लाइक जो पार्टीज हैं वो साउंड माइंड होनी चाहिए। तो इसमें साउंड माइंड क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। सो 10, 11, 12 बिल्कुल अच्छे से क्लियर है ना? यस सर। ओके, अब मैंने जैसे बताया, हाँ जी, कुछ पूछना है पूछ लीजिए आप। Anyone have any questions? Sir, please continue. ओके, सो जैसा कि मैंने अभी बताया ना, 13 to 22 हमें एक साथ पढ़ना है, तो इसलिए बहुत केयरफुली आप समझना। ओके, तो सेक्शन 13 क्या कह रहा है?
कंसेंट। ओके, कंसेंट अलग होता है, फ्री कंसेंट अलग होता है। ओके, कभी कभी क्या होता है कि कंसेंट हम प्रेशराइज करके भी ले सकते हैं। ओके, कंसेंट तो ले लिया, बट कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि कंसेंट तो होना चाहिए, बट दैट कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट। ओके, तो पहले हम कंसेंट को देखते हैं एग्जैक्टली कंसेंट क्या होता है। तो कंसेंट होता है two or more person are said to consent when they agree upon the same thing in same sense. Okay, like दो पर्सन के बीच में कंसेंट है, हम ये तभी बोल सकते हैं जब दो पर्सन सेम सब्जेक्ट मैटर पे सेम सेंस में एग्री होते हैं। लाइक सेम सब्जेक्ट मैटर इन द सेंस लाइक मैं आपको कार सेल कर रहा हूँ और इसके बदले में आपसे 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ, तो सेम चीज पे आप एग्री जब हो जाते हो कि ठीक है आप मेरे को कार दे दो, मैं आपको 2 लाख रुपए पे कर दूंगा, तो सेम सेंस में सेम थिंग पे एग्री होना ही दो पर्सन के थ्रू कंसेंट होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब फ्री कंसेंट किसे बोलेंगे? ओके, कंसेंट तो चलो आपने देख लिया। तो किसी भी कंसेंट को फ्री कंसेंट होने के लिए उसमें 5 चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। लाइक ये 5 चीजें यहाँ पे मेंशन है, जब भी किसी कंसेंट में इन 5 चीजों में से कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, लाइक 5 चीजों में से एक भी इन्वॉल्वमेंट इसमें से नहीं होगा, तो ऐसे कंसेंट को हम फ्री कंसेंट कंसीडर करेंगे। ओके, लाइक कंसेंट होने के लिए किसी भी कंसेंट फ्री कंसेंट होने के लिए कोवर्शन का यूज नहीं होगा, अंडू इन्फ्लुएंस का यूज नहीं होगा, फ्रॉड का यूज नहीं होगा, मिसरिप्रेजेंटेशन का यूज नहीं होगा, एंड मिस्टेक का यूज नहीं होगा। ओके, लाइक इन 5 चीजों का यूज, लाइक इन 5 थिंग्स का यूज किसी भी कंसेंट में नहीं हुआ है, तो ऐसे कंसेंट को हम क्या कंसीडर करेंगे? फ्री कंसेंट कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अरे बाप रे, कितना नॉइस आता है आप सबके साइड से। चलो नेक्स्ट, पहले हम कोअर्शन को समझते हैं ना। तो कोअर्शन को बस आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म में समझना कि जो पहले आपकी आईपीसी थी, तो आईपीसी को आप सब जानते हो बहुत अच्छे से चेंज करके बीएनएस कर दिया गया, लाइक भारतीय न्याय संहिता। ओके, सो बीएनएस में क्या मेंशन है? सारे ऑफेंसेस मेंशन है और उन ऑफेंसेस के लिए क्या पनिशमेंट होगा वो मेंशन है। ओके, सो अब कोअर्शन का यहाँ पे क्या रिलेशन है? तो कोअर्शन, अकॉर्डिंग टू कोअर्शन या कोअर्शन मीन्स होता है कि आपने एक पर्सन को किसी भी ऑफेंस के लिए थ्रेट दिया जो ऑफेंस बीएनएस में पनिशेबल है। ओके, लाइक आपने एक पर्सन को थ्रेट दिया और ऐसे ऑफेंस के लिए थ्रेट दिया जो कि बीएनएस में पनिशेबल है, और उस थ्रेट को दे करके आपने उससे एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा जो एग्रीमेंट आपका होगा वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। कहने का मतलब है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा बीएनएस में आपका अटेम्प्ट टू मर्डर है, थ्रेट है, बहुत सारी चीजें हैं, रॉबरी है, एक्सटॉर्शन है, मल्टीपल थिंग्स हैं। तो आपने ए को फोन किया और उसे कहा कि अगर तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा कल, या तुमने ये मेरे को चीज नहीं सेल किया तो मैं कल तुम्हें शूट कर दूंगा, ऐसा कुछ आपने किया। तो अब किसी को थ्रेट देना, दिस इज पनिशेबल इन बीएनएस और नॉट? पनिशेबल, हाँ जी, तो बिल्कुल पनिशेबल है। तो ये होता है कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब कि आप किसी को थ्रेट देके, किसी को डिटेन इन द सेंस बंदी बना के, या किसी की प्रॉपर्टी को इंजरी करने के लिए थ्रेट देना, मतलब कुल मिला जुला के थ्रेट देके, डिटेन करके आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका जो नेचर होगा, लाइक जो आपने उससे कंसेंट लिया, तो कंसेंट फ्री कंसेंट आपका नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अपने पावर का मिसयूज करके कंसेंट लिया। तो ऐसी कंसेंट को फ्री कंसेंट कंसिडर नहीं करेगा, हम इन द सेंस लॉ कंसीडर नहीं करेगा। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट, अंड्यू इन्फ्लुएंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टाइम कम है, इसे मैं बहुत सारी चीजों से कोरिलेट करके बताता, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बहुत अच्छी से चीजों को मतलब समझ सकते हो ना। तो यहाँ पे अंडू इन्फ्लुएंस क्या होता है कि अंडू इन्फ्लुएंस होने के लिए पहला तो आप ये ध्यान रखना कि अंडू इन्फ्लुएंस होने के लिए एक पर्सन का दूसरे पर्सन से एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि जिससे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के विल को डोमिनेट कर सके। जस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि मैं टीचर हूं ना, आप में से अगर कोई छोटे छोटे हो तो आप जैसे स्टूडेंट हो गए, तो आपके विल को, लाइक आपकी इच्छा को मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, एक बार मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। ओके,
जैसे कि एग्जांपल मैं आप जैसे मैंने सुना कि आप अपनी स्कूटी या बाइक सेल करने वाले हो, तो मैं आपके पास आया, अरे मैं तो आपका टीचर हूँ, मैं तो आपको पढ़ाता हूँ और आपकी जो 20,000 की स्कूटी है आप मेरे को 5,000 में दे दो, मैं देखो तुम्हें पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे करके मैंने आपके विल को डोमिनेट कर लिया और बाई डोमिनेटिंग मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया और आप मेरे इन्फ्लुएंस में आके आप 20,000 की स्कूटी मेरे को 5,000 में सेल कर दिए। ओके, तो ये होता है अनडू इन्फ्लुएंस। और यहाँ पे जो मैंने आपसे कंसेंट लिया था सेल करने के लिए, वो भी कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होगी ना। तो अनडू इन्फ्लुएंस में आपको पहला क्या ध्यान रखना चाहिए, पहला ये कि रिलेशन होना चाहिए दो पार्टीज के बीच में। लाइक मिनिमम आप जानते हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 2 पार्टीज होते हैं, तो पहला क्या हो गया कि दोनों पार्टीज के बीच में रिलेशन होना चाहिए और वो रिलेशन एक ऐसा रिलेशन हो जिससे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के विल एक पर्सन दूसरे पर्सन के विल को डोमिनेट कर सके और अब उसके विल को डोमिनेट करके अनफेयर एडवांटेज लेता है, या अनफेयर एडवांटेज की जगह हम कह सकते हैं कि रॉन्गफुल प्रॉफिट लेता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, सो यहाँ पे रियल और अपरेंट अथॉरिटी भी हो सकते हैं। रियल इन द सेंस जो आपके रिलेटिव होते हैं वो भी हो सकते हैं, और अपरेंट अथॉरिटी इन द सेंस रिलेटिव के साथ साथ जैसे कि कुछ डॉक्टर्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो सारे लोग आ जाते हैं। फर्दर यहाँ पे ये भी है कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई पर्सन थोड़े से मेंटली वो होते हैं, वीक होते हैं, तो उनको भी अगर आप डोमिनेट कर रहे हो ऐसी चीजें तो भी अंडू इन्फ्लुएंस में आ जाता है। कभी कभी होता है ना कि मतलब कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो स्ट्रांगली बहुत सॉरी मेंटली बहुत स्ट्रांग नहीं होते, तो आप उनको इजिली डोमिनेट कर सकते हो। तो अगर उन्हें ऐसा डोमिनेट करके मतलब कहते हैं ना बहला फुसला के कर रहे हो तो भी अंडू इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। लेकिन वहां पे दोनों पर्सन के बीच एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिससे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के विल को डोमिनेट कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा चलो एक बात मेरे को, ये क्लियर है ना फिलहाल सबको? यस सर। सो आपने सुना होगा, अच्छा एक पहले क्वेश्चन का एक आंसर आप सब ये बताओ कि एक पर्सन है, ओके, और ये मान लेते हैं कि एसपी है और उसके अंडर में एक वुमेन एसआई है जॉब कर रही है, लाइक एसपी के अंडर में ही रहेगी। सो एसपी ने उसे इन्फ्लुएंस किया कि मैं प्रमोशन कर दूंगा ऐसे वैसे ये वो, ओके। और इसमें क्या हुआ कि वो दोनों का रिलेशन स्टैब्लिश हुआ, तो क्या यहाँ पे एसपी ने कोई ऑफेंस किया, और ऑफेंस किया तो क्या किया? सोच समझ के आंसर बताना, क्योंकि आप सब क्या बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। सर इसमें उसने उसको इन्फ्लुएंस किया और अपने ओहदे का गलत फायदा वो उठाया कंसेंट ले और लिया, इन्फ्लुएंस, हाँ इन्फ्लुएंस लेके कंसेंट लिया है, मतलब फ्री कंसेंट है वहां पे। बट वो एज ए टॉप लेवल पे उसने उसको इन्फ्लुएंस किया। आंसर बताओ सर, आप आंसर बताना, डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ प्री कंसेंट नहीं है, नहीं है प्री कंसेंट नहीं है, नहीं है सर। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कंसेंट है कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि किस ऑफेंस के लायबल होगा। आप ऑफेंस बताओ सर। क्रिमिनल होगा ये। सर अंडू इन्फ्लुएंस कोई ऑफेंस नहीं है, अंडू इन्फ्लुएंस कोई ऑफेंस ही नहीं है, पहले तो आप ये जान लो। इसमें सर डिफाइन ये किया गया कि अंडू इन्फ्लुएंस होता क्या। अंडू इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल कोई ऑफेंस नहीं है। सर ये तो चीटिंग में आ गया, ह्यूमन हरासमेंट के अगेंस्ट आएगा सर ये वाला। रिलेशन दोनों के बीच है, सीनियर और जूनियर में। हाँ कोई नहीं, आप सब पढ़ना, बीएनएस अच्छे से पढ़ना, काफी अच्छा है। मतलब अगर आप सब प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, जितने भी आप में से प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, उनका बीएनएस एंड जो आपका प्रोसीजर लॉ है बीएनएसएस, इस पे तो बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। इवन देन सीपीसी पे भी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। 4 सब्जेक्ट आप पढ़ो जितने प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, एविडेंस एंड बीएनएस एंड बीएनएसएस एंड सीपीसी। 4 सब्जेक्ट अगर आपका एकदम टॉप लेवल का कमांड है तो आप बहुत अच्छा एडवोकेट बनेंगे। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं ना। सो सेक्शन 16 इज क्लियर टू एवरीवन? सर आप बता दीजिए इसमें क्या था। एक्चुअली होता ये है ना कि जब भी आप किसी का कंसेंट ले लेते हो ना, तो आप रेप के लिए तो लाइबल नहीं होगे, क्योंकि फाइनली उस वुमेन ने कहीं ना कहीं अपनी कंसेंट दी थी, बट पोजीशन का मिसयूज आपने किया, उसलिए यहाँ पे जो पनिशमेंट बताया गया वो मैक्सिमम 10 ईयर तक की है। ओके, वहां पे मेंशन है नॉट अमाउंटिंग टू रेप, लाइक वो ऑफेंस अमाउंट टू रेप नहीं होगा, क्योंकि रेप अगेंस्ट द विल होना चाहिए, तो नॉट अमाउंटिंग तो रेप होगा। बट जिस पोजीशन का उसने मिसयूज किया
उसके लिए उसको मैक्सिमम 10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा। ओके, लेकिन सर वो लेडी भी तो प्रमोशन के लिए वो की थी। इसीलिए सर जाने दो, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, वो बीएनएस हम कभी पढ़ाएंगे तो करेंगे, आप पढ़ लेना, आपको दिख जाएगा उसमें अंडू इन्फ्लुएंस। ये बीएनएस का कौन सा सेक्शन है सर ये? सर आप ओनर्स अगेंस्ट ऑफेंस होता है, उसमें इसको क्राइम बताया गया है सर। हाँ जी, 63 से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा सारी चीजें। सेक्शन 63 से रेप टॉपिक स्टार्ट होता है, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। सिर्फ रेप नहीं, मल्टीपल जगह यूज है कि अगर आप अपने पावर का आप मिसयूज कर रहे हो, लाइक किसी को इन्फ्लुएंस करके कुछ कर रहे हो, तो आप उसके लिए डेफिनेटली लायबल होगे। ओके, बट रेप की कुछ लिमिट्स होती हैं, लाइक रेप में विदाउट कंसेंट, विदाउट विल होना चाहिए, तो ही रेप कंसीडर होता है। बट यहाँ पर अगर वुमेन ने दे भी दिया है, बट अगर उस पर्सन ने, अरे आप अच्छे से पढ़ो, अगर आप सोसाइटी में देखो, कभी कभी क्या होता है कि एक पर्सन ने दूसरे, मतलब एक मेल ने एक फीमेल से प्रॉमिस किया कि आई विल मैरिज विद यू आफ्टर 1 ईयर, ओके, एंड वो लोग रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, और बाद में मेल अगर मना कर देता है तो फीमेल केस फाइल करती है, केस रजिस्टर्ड भी होता है, वो रेप तो नहीं कंसीडर किया जाएगा, बट वो अपने इन्फ्लुएंस यूज किया, प्रॉमिस जो था वो फ्रॉड था, इस बेसिस पे उसको पनिशमेंट 10 साल के आसपास मिल जाएगा। फिलहाल चलिए वो सब बाद में देखेंगे, पढ़ेंगे। सर ये आपने जो बताया है अभी अनड्यू इन्फ्लुएंस, और इससे पहले जो पॉइंट बताया था, इसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कंसेंट पे? एग्जैक्टली वहां से एसीएस का पेपर तो मैंने नहीं देखा, बट आप ऐसे मान के चलो कि सेक्शन 1 टू लेके 22 तक आपका ऐसा, लाइक सबसे मेन यही है, लाइक आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से कंप्लीटली कंप्लीट है। ओके, सो रिपीट करिए, 1 से लेके 22, 1 से 22 मेन है, लाइक इतना तो एसेंस है इसका, इतना तो कॉन्ट्रैक्ट में आना ही आना चाहिए आपको, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इस क्वेश्चन से बियॉन्ड जाए, लाइक कहीं ना कहीं इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट हर एक क्वेश्चंस में ही रहेगा। ओके सर, इतना पढ़ लिया तो सभी आंसर लिख पाएंगे ना? 100%। पढ़ना अलग है, समझने की मैंने बात कहा, वही पढ़ना अलग है, समझना अलग है, और दोनों। सर हमारा कोर्स कहाँ तक है? इस 73 अरे 22 के बाद ना एक 1 लाइनर है आपके, उसके बाद तो 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। सो 16 हो गया, 16 के बाद 17 आता है। 17 इज फ्रॉड। फ्रॉड आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम देखते हैं फ्रॉड क्या है। तो फ्रॉड में क्या होता है कि फ्रॉड आप भी कर सकते हो और आपका एजेंट भी कर सकता है, लाइक आपके बिहाफ पे भी कोई फ्रॉड कर सकता है, पहला चीज। दूसरा यहाँ पे कह रहा है फ्रॉड हम तब मानेंगे लाइक द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ विच इज नॉट ट्रू, लाइक जैसे कि आप जानते हो कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो डैमेज हो चुका है, फिर भी आप कहते हो कि नहीं नहीं इसका इंजन बिल्कुल नया है, आप ले जाओ 2 लाख रुपए मेरे को दे दो, तो आपने ये फ्रॉड किया। ओके, कहने का मतलब ये है कि कोई सच्चाई, लाइक कोई ट्रूथ थिंग्स आप जानते हो, बट आप उसे जानते हुए भी लाइक किसी को गलत एडवाइस कर दिए। ओके, या किसी फैक्ट को आप छिपा लिए, लाइक एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, लाइक कोई फैक्ट आप जान रहे थे, लाइक किसी के बारे में आप कुछ जान रहे थे, लाइक कोई रियलिटी, बट आपसे किसी ने पूछा कि ये लड़का कैसा है कैसा नहीं, मैरिज पर्पस से आपने बताया लड़का तो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना खरा सोना है, ऐसे वैसे कह के, तो आपने जो फैक्ट था उसको छिपा लिया, तो ये भी अपने आप में फ्रॉड है। इसे इन सब तो आई थिंक आप सब पहले से ही जानते होंगे। ओके, फ्रॉड में ये भी आता है कि आपने किसी से प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस को आपने परफॉर्म ही नहीं किया। फ्रॉड में ये भी आता है लाइक किसी को आपने डिसीव किया, डिसीव इन द सेंस चल किया, लाइक किसी को आपने अपने कॉन्फिडेंस में लिया और कॉन्फिडेंस में लेकर के आपने उसको मिसयूज किया, फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो वो भी इस फ्रॉड की ही कैटेगरी में आता है। ओके, इसके अलावा फ्रॉड में बहुत सारे एक्ट एंड ओमिशन आते हैं जो कि अदर लॉ में स्पेसिफाई किए गए होंगे। क्लियर? तो क्या क्या फ्रॉड में आ गया, लाइक झूठ चीजों को बोलना, एक्टिव कंसीलमेंट लाइक फैक्ट को छिपाना, प्रॉमिस करके उसे परफॉर्म नहीं करना, किसी के साथ चीटिंग करना लाइक छल करना, और इसके साथ साथ वो सारे एक्टिविटीज को भी फ्रॉड माना जाएगा जो कि अदर लॉ में डिक्लेयर किए गए हैं एज अ फ्रॉडुलेंट एक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब आप मेरे को ये बताओ कि चुप रहना क्या फ्रॉड होगा? जैसे कि आपने मेरे से पूछा कि बताइए सर ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है कैसी है, मेरे को यहाँ से मास्टर्स करना चाहिए कि नहीं, मैंने कोई आंसर नहीं दिया। सो साइलेंस, लाइक मेरे साइलेंस इज अमाउंट टू फ्रॉड और नॉट? सर फ्रॉड ही होगा वो भी। हाँ जी, सोच के बताओ। सर ये डिपेंड करता है कि हम पार्टी से किस तरीके से कंसर्न है। अगर हम बिल्कुल ही अननोन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नोन है तो ये फ्रॉड होगा। अच्छा, चुप रहना भी फ्रॉड हो जाएगा?
नहीं सर, इट्स नॉट अ फ्रॉड। नॉट अ फ्रॉड, हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइलेंट फ्रॉड नहीं होगा, साफ साफ एक्सप्लेनेशन में लिखा है, अगर आप बोले ही नहीं तब वो फ्रॉड नहीं होगा। आप क्या किसी भी तरीके से कनेक्टेड हो, जैसे कि आपने मेरे से पूछा, ओके, और मैंने आपको आंसर ही नहीं दिया, तो मेरे को, जैसे आपने मेरे से पूछा कि कोई नेशनल यूनिवर्सिटी कैसी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैसी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, को XYZ में से आपने कुछ भी आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको उस पर आंसर ही नहीं दिया। आपको मैं जानता हूं बट मैंने आंसर नहीं दिया, तो ये कैसे फ्रॉड हो जाएगा? ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बट यहाँ पे एक चीज ये भी है कि अगर आप बाउंड हैं, लाइक जैसे एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो एज मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, आप मेरे से कोई इंफॉर्मेशन लेने आए, अगर मैं वहां पे लीगली बाउंड हूँ आपको बताने के लिए, और फिर मैं वहां पे साइलेंट हो जाता हूँ, फिर वो अमाउंट टू फ्रॉड हो जाएगा। ओके, यही बस ध्यान रखना है। अगर मैं लीगली बाउंड हूँ, एंड लीगली बाउंड होते हुए अगर मैं नहीं बोलूंगा तो ओमिशन अपने आप में होता है, तो फ्रॉड हो जाएगा। क्लियर? फिलहाल आप कैजुअली ये ध्यान रखो कि साइलेंस रहना फ्रॉड नहीं होता। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट वन इज मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, सो मिसरिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, इसे बहुत अच्छे से आप सब समझना। सो यहाँ पे कह रहा है कि मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स पॉजिटिव assertion in manner not warranted by information of person making it of that which is not true तो he believes it true। like होता क्या है कि जैसे कि आपको किसी फैक्ट के बारे में जानते हो कि ये सच है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज सही है, बट वो चीज सही नहीं होता, और आप उसे प्रेजेंट कर देते हो किसी के सामने, तो वो देखो, बहुत लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड में आखिर डिफरेंस क्या है। सो फ्रॉड में क्या होता है कि फ्रॉड में हम जानते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ या जो मैं फैक्ट छिपा रहा हूँ वो गलत है। ओके, फ्रॉड में पता रहता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। लाइक मैंने आपसे एक झूठ बात बताई और मेरे को पता था ये झूठ है, ओके, ये फ्रॉड है। बट मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जैसे कि मैंने किसी चीज के बारे में किसी चीज के बारे में प्रेजेंट किया, लाइक मैंने यही बोल दिया कि इंडिया की कैपिटल मुंबई है, जैसे मैंने ये बोला, ओके, बट मेरे को सच में लग रहा है कि इंडिया की कैपिटल मुंबई ही है, मतलब मेरे को यही पता था या मैंने गलत पढ़ा था, ओके, बट रियल आंसर तो दिल्ली है। बट मेरी नॉलेज में क्या था कि इंडिया की कैपिटल मुंबई है और मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, तो ऐसा मेरा स्टेटमेंट मिस प्रेजेंटेशन होगा। ओके, और मैं अगर जान रहा था कि इंडिया की राजधानी या कैपिटल दिल्ली है और जानते हुए अगर मैं आपको मुंबई बताता हूं तो वो फ्रॉड है। इज इट क्लियर? यस सर। सर ऐसे तो कोई भी झूठ बोल के बोल देगा हमें तो पता ही नहीं था। वो आप छोड़ो, प्रिंसिपल जो है, आप प्रिंसिपल समझ गए ना? ओके, हाँ, क्योंकि डिस्कस करेंगे, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स होंगे ना। हाँ जी, वही कह रहा, डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों, क्योंकि कोर्ट में ये हमें बाद में ये फैक्ट के बाद पता चलेगा ना हमें कि ये मतलब गलत था, करते टाइम तो हमें पता नहीं है, यही ना? जब भी आप करते, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया कि जब आप कर रहे हैं तो उस टाइम आपको नहीं पता है, तो और आपने गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, बट यहाँ पे उस फॉल्स की बात हो रही है जो आपके नॉलेज में नहीं है। ओके, और नॉलेज में होता तो वही फॉल्स फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता। क्लियर है? ओके, ओके, सो पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें कह रहा है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, लाइक आपने एक ड्यूटी को ब्रीच किया बट आपका वहां पे कोई इंटेंशन नहीं था किसी को डिसीव करने का, लाइक किसी के साथ छल करने का, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जहां पे आपको ड्यूटी अपनी ब्रीच करनी होती है। ओके, ऐसे मल्टीपल आप सबके लाइफ में सिचुएशन आती है कि आप किसी को नहीं परेशान करना चाहते फिर भी आपको अपनी ड्यूटी ब्रीच करनी होती है, तो वो सिचुएशन भी मिस रिप्रेजेंटेशन में फॉल करती है। थर्ड इसमें आता है, सेकंड तो क्लियर है ना? इसमें आपने एक फ्रॉड बताया, फ्रॉड के बाद मिस रिप्रेजेंटेशन बताया, उसके बाद सर मिस प्रेजेंटेशन का मैं सेकंड क्लॉज बताया, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, इस चीज को भी मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये क्लियर है ना? ओके, ये बेयर एक्ट में नहीं है शायद। बता दीजिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज, ये बेयर एक्ट पहले विजिबल है नहीं फोन में सबके? यस सर।
यहाँ पे मेंशन है एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, लाइक आपने कोई ड्यूटी को ब्रीच किया, बट उस ड्यूटी को ब्रीच करने का आपका इंटेंशन नहीं था किसी के साथ डिसीव करने का, ओके, लाइक किसी के साथ चीटिंग करने का कोई आपका इंटेंशन नहीं था, जो आपने ड्यूटी ब्रीच किया, तो वो भी चीजें मिस रिप्रेजेंटेशन में ही फॉल करेंगी। जस्ट एग्जांपल, जैसे कि आप कहीं पे कॉलेज में जॉब करते हो, ओके, और आपको कॉलेज जाना था, बट किसी भी इमरजेंसी रीजन से आप नहीं जा पाए, ओके। अब उससे बच्चों का बहुत लॉस हुआ, क्योंकि बच्चे आपके क्लास लेने के लिए आए, तो तुमका बहुत लॉस हुआ। बट यहाँ पे हुआ क्या कि आपका कोई इंटेंशन तो था, आपने ड्यूटी तो ब्रीच किया, बट इस ड्यूटी को ब्रीच करने के पीछे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि बच्चों को लॉस हो, ओके। तो ऐसी चीजों को यहाँ पे मिसप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में रखा गया। क्यों मिसरिप्रेजेंटेशन रखा गया? क्योंकि आप बच्चों से बोला गया था कि आप आओगे, ओके। ड्यूटी का ब्रीच कब होता है? कि जब पहले से लोगों को ये इन्फॉर्म हो कि ये पर्सन इस ड्यूटी को परफॉर्म करेगा, और उस ड्यूटी को नहीं परफॉर्म कर पाता, तो वही हो जाता है मिसरिप्रेजेंटेशन। क्लियर? लाइक हमें गलत रिप्रेजेंट किया गया था कि परफॉर्म करेंगे बट नहीं परफॉर्म किए। इज इट क्लियर? सर 17 सेक्शन कौन सा था? सर 17 सेक्शन आपका है फ्रॉड फ्रॉड, फ्रॉड FRAUD, फ्रॉड। पॉइंट नंबर 2 में इसका क्या मतलब है? अंडर बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम। किस में, किस वाले में? पॉइंट नंबर 2 जो आप अभी समझा रहे हैं मिसरिप्रेजेंटेशन में, इसका लास्ट लाइन और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस, वो सेम थिंग है, ओके। लाइक यहाँ पे और करके लिखा हुआ, वो सेम थिंग है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या है कि एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, और anyone claiming under him by misleading another to prejudice or the other prejudice of anyone claiming under him, okay। like यहाँ पे जो मिसलीड हुआ या डिसीव हो रहा है, या तो कोई पर्सन अगर क्लेम कर रहा है इस ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए, तो ये जो ड्यूटी ब्रीच किया गया था, वहां पे किसी को ना तो डिसीव करने का इंटेंशन था, तो ना तो मिसलीड करने का इंटेंशन था, ओके। लेकिन ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जिस सिचुएशन में लोगों को अपनी ड्यूटी को ब्रीच करना होता है। क्लियर? लास्ट वन इज कॉजिंग हाउएवर innocently a party to agreement to make a mistake as to substance of a thing which the subject of agreement। ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है? नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इनोसेंटली इन द सेंस कि इन गुड फैथ, ओके। समझने के पर्पज से आप इसे गुड फैथ में समझो, लाइक एक अच्छे विचार के साथ, लाइक एक अच्छे थिंकिंग के साथ। अ पार्टी एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक, लाइक एग्रीमेंट की जो पार्टी वो मिस्टेक कराते हैं, और मिस्टेक कराते हैं जो सब्सटेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, लाइक जो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंस होता है उसको लेकर के मिस्टेक कराते हैं। तो ये भी चीजें मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आती है। कभी कभी क्या होता है कि आप इनोसेंट होते हो, लाइक आपका कोई डिसऑनेस्टली इंटेंशन नहीं होता, ओके। लाइक जो पार्टीज होते हैं एग्रीमेंट के, तो उनका कभी कभी इंटेंशन बिल्कुल ऑनेस्ट रहता है, डिसऑनेस्ट नहीं रहता। फिर भी एक पार्टी की मिस्टेक की वजह से दूसरे पार्टीज को कोई लॉस कॉज होता है, तो वो भी चीजें मिसरिप्रेजेंटेशन की कैटेगरी में आएंगी, ओके। तो मिसरिप्रेजेंटेशन में पहले आप अपने दिमाग में ये क्रिएट कर लो कि मिसरिप्रेजेंटेशन एज इट इज फ्रॉड की तरह है, बट फ्रॉड में विद इंटेंशन होता है और मिसरिप्रेजेंटेशन विदाउट इंटेंशन होता है, ओके। लाइक जैसे फ्रॉड में किसी को लॉस हो रहा है एंड चीटिंग हो रही है, डिसीव हो रहा है, एज इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन में भी हो रही है, बट मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड में इतना ही डिफरेंस है, क्योंकि फ्रॉड विद इंटेंशन होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन विदाउट इंटेंशन होता है। क्योंकि यहाँ पे पहले क्लॉज में क्या बोला गया था? पहले क्लॉज में बोला गया था कि जो असर्शन किया, ओके, उस असर्शन को ट्रू मानता था, बट वो गलत निकला, बात की बात है, बट उसे वो ट्रू मानता था, ओके। जैसे कि मैंने आपको कैपिटल का एग्जांपल दिया। दूसरे में जो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव है, लाइक जो ड्यूटी ब्रीच हुई, तो ड्यूटी को ब्रीच करने के पीछे उसका इंटेंशन नहीं था कि वो किसी को डिसीव करे, मिसलीड करे, ओके। एंड थर्ड वन इज लाइक जो पर्सन ने, जो पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट है, लाइक जो एग्रीमेंट के पार्टीज है, वो इनोसेंटली मिस्टेक किए, और उस मिस्टेक से लाइक किसी को सब्सटेंशियल लॉस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट वो बाई
मिस्टेक हुआ है, ओके, तो भी चीजें मिस रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी में आएंगे। लाइक सिर्फ इतना ध्यान रखना, मिस रिप्रेजेंटेशन में जो कुछ भी हो रहा है रॉन्गफुल एक्ट, वो विदाउट इंटेंशन होता है, लाइक विदाउट इंटेंशन इन द सेंस विदाउट डिसऑनेस्टली इंटेंशन होता है। क्लियर? सर आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन। अगर कोई मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और अगर मैं बोलती हूँ मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या मेरे साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, तो दोनों का फायदा क्या है कि मैं फ्रॉड की तरफ जाऊं या मिस रिप्रेजेंटेशन की तरफ प्रूव करने की कोशिश करूं? फ्रॉड ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू मिस रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली होता क्या है ना, फ्रॉड में ना, फ्रॉड में ये होगा कि जो आपको लॉस हुआ है वो तो मिलेगा ही, ओके, और जिस पर्सन ने फ्रॉड किया है उसे भी लाइक एक तरीके से कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगा, ओके। और मिस रिप्रेजेंटेशन में जो पर्सन ने आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया वो एक इनोसेंट पर्सन होता है, तो उसे तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका जितना लॉस हुआ है वो किसी तरीके से कोर्ट आप दिला सकती है। ओके, थैंक यू। Anyone have any other questions or doubt? सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक तो एक ही जैसा हो गया ना, ये तो नहीं, मिस्टेक भी बताएंगे, मिस्टेक आएगा, मिस्टेक तो हाँ। जो जैसे बाकी आपकी सर वॉइस और आ रही है, डिस्टर्ब हो रही है। मेरे जो ये कंडीशंस पढ़ रहे हैं इनमें कोई केस स्टडी या केस की बात हम नहीं करते सर। केस भी डिस्कस करेंगे एक बार 22 तक बाय बैरक कंप्लीट करके, फिर एक्चुअल में क्या है कि जैसे इसको फिगर आउट करना है ना, अगर आप केस थोड़ा सा सर केस ABCD रेफर करके करेंगे, केस रेफर करेंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लियर हो जाए 22 तक, देन नोट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक बार पहले बैरक के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। नहीं, केवल सिंगल एक केस का मतलब है कि जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सिंगल केस डिस्कस, ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड होती क्या सिचुएशन है, जिससे कि मिस रिप्रेजेंटेशन हो, फ्रॉड हो या कोएर्जन हो, इस तरीके से। तो उससे क्या है, हमें क्लियरिटी मिलेगी। एक्चुअल में हम लैंग्वेज तो समझ रहे हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में या किस एग्जाम्पल में, केस में क्या होगा, वो समझना मुश्किल हो रहा है। कोई नहीं, मैं केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो सर, आप माइक ऑफ कर लो, मैं केस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मिस रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वॉइस तो आ रही है ना फिलहाल? यस सर। ओके, सो मैं बैरेट वाली स्क्रीन को अभी कट कर रहा हूँ, केस लॉ वाली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओके। Is it visible? Yes, Yes. sir. Okay. So case name is Mohanlal versus Sri Gangaji Cotton Mills Company. So इसमें क्या हुआ कि like delved into the कि क्या है intricate nature of warranted statement and signature. Actually इसमें fact तो नहीं दिया है। इसमें सिर्फ डिसीजन है। एक सेकंड आप लोग करो, दूसरा कोई केस देखना पड़ेगा। सर ये अभी 20 एक सेकंड क्या कह रहे थे आप? बोलते रहिए मैं कह रहा हूँ सर 22 तक कंप्लीट कर लो सेक्शन, नहीं तो बीच में छूट जाएगा। अभी आज की क्लास कम से कम 22 तक हो जाए ना। अब केस देख रहे हैं सर, अब देख ही लें। अब एक सेकंड आप रुक जाइए बस। सर LIC वाला बता दीजिए किसी का भी। नहीं, उसमें ना फैक्ट नहीं था, क्योंकि डिसीजन अलग होता है, फैक्ट अलग होता है। तो मैं कुछ ऐसा देखूं जिसमें फैक्ट दिया हो, क्योंकि विदाउट फैक्ट ना नहीं समझ में आता।
सर हमें एग्जाम में डिसीजन भी लिखना पड़ता है, अगर हम डिसीजन ना लिखें तो? फैक्ट नहीं लिखा जाता, डिसीजन ही लिखा जाता है, क्योंकि फैक्ट आप लिखेंगे ना तो एक ही क्या कहते हैं कि केस से आपका पूरा बुक ही भर जाएगा, तो डिसीजन ही लिखा जाता, फैक्ट नहीं लिखा जाता। ओके। हाँ, सो यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत फेमस केस है, उसे आप सब देखना। ओके, एंड केस नेम इज डेयरी वर्सेस पिग। काफी इंपॉर्टेंट केस है। इवन देन अगर आपके क्वेश्चन में ये टॉपिक आता है तो आपको ये तो शेयर ही करना, सॉरी लिखना ही पड़ेगा। लिखा डेयरी वर्सेस पिग। Is it visible? Is it visible? यस सर। Okay, so इस केस में क्या हुआ? In this case, the defendant who owned a tramways company issued a notice claiming they had received permission for steam tram when the permission was still pending. Okay. Further, the defendant genuinely believed that that the approval was a merely formality. The plaintiff purchased shares in company based on this statement, but the permission was ultimately not granted, leading to the financial harm. The court ruled that the defendant company was not liable as they genuinely believe in the accuracy of the statement. तो फाइनली आप देख लो इसमें क्या हुआ, मैं कहानी तरह बता देता हूँ। जिसमें क्या हुआ कि डिफेंडेंट की एक कंपनी थी, कंपनी नेम इज ट्रामवेज कंपनी। ओके, इशूड अ नोटिस, लाइक उसने एक नोटिस इशू किया क्लेमिंग दे हैड रिसीव परमिशन, लाइक उस नोटिस में ये था कि उसने परमिशन रिसीव कर लिया है फॉर स्ट्रीम ट्रांस, लाइक कोई बिजनेस होगा तो उसके पर्टिकुलर पर्पज के लिए उसने नोटिस रिसीव कर लिया। बट रियल में अभी जो नोटिस थी वो पेंडिंग थी, लाइक जो परमिशन था पर्टिकुलर बिजनेस के लिए वो अभी पेंडिंग था, बट उसने नोटिस इशू किया कि हमें परमिशन मिल गया। फर्दर क्या हुआ कि द डिफेंडेंट इस चीज पे जेन्युइन तरीके से बिलीव कर रहा था कि हमें नोटिस मिल चुका है और ये चीजें फॉर्मेलिटी जो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और फर्दर क्या हुआ कि द प्लांटिफ परचेज शेयर, लाइक प्लांटिफ ने उस कंपनी का परचेज शेयर इन द कंपनी, लाइक उस कंपनी का शेयर परचेज किया एंड उस बेस पे परचेज किया कि जो आप जानते हैं कि एक प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, तो उस प्रोस्पेक्टस में सब चीजें मेंशन रहती है, तो उस यहाँ पे उसने शेयर परचेज किया। बट रियल में तो परमिशन अभी मिला ही नहीं था उस चीज को रन करने का, लाइक स्टीम ट्रांस जो था कंपनी उसको प्रॉपर रन करने का, तभी परमिशन तो मिला नहीं था। और फाइनली क्या हुआ कि लीडिंग टू फाइनेंशियल हार्म, जिसकी वजह से फाइनेंशियल हार्म हुआ, तो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया, लाइक डिसीजन दिया। और हार्म किसको हुआ? प्लांटिफ को हुआ। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे डिफेंडेंट लाइबल नहीं है, क्योंकि उसे जेन्युइन तरीके से ये बिलीव था कि हमें अप्रूवल मिल गया। आप कैजुअली भी ले सकते हो, लाइक किसी चीज के लिए आपने अप्लाई किया, बिजनेस के लिए, आपकी कोई कंपनी है और आपको ये मतलब कुछ आपने देखा, कोई ऐसा पेपर्स, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आपने देखा कि जिससे कि आपको ये फील हुआ कि मेरे को अप्रूवल मिल गया है फॉर द रनिंग दिस बिजनेस, बट रियल में आपको अप्रूवल नहीं मिला है। और इस बिहाफ पे कोई आपका शेयर परचेस किया और जिसने शेयर परचेस किया उसको लॉस हुआ, और उसने आपके अगेंस्ट अगर केस फाइल किया कि मेरे को शेयर लॉस हुआ, इनको परमिशन नहीं मिला था, फिर भी इन्होंने ऐसा ऐसा करके रन किया, और अगर आप जेन्युइन हो, लाइक आपने अगर फ्रॉड नहीं किया था और आपने ये प्रूफ कर दिया कि नहीं वो मिस रिप्रेजेंटेशन था, लाइक मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, विदाउट इंटेंशन वो चीजें के बारे में मेरे को लगा कि मेरे को अप्रूवल मिल चुका है,
तो उस चीज को मिस रिप्रेजेंटेशन में रखा जाएगा और फाइनली अब उसके लिए लाइबल नहीं हो गया, इस केस में लाइबल नहीं हुआ था। तो क्लियर है सर? इसमें जो बिल्डर फ्लैट बेचते हैं तो वो मतलब अननेसेसरी दिखाते हैं हमारे पास इतनी सारी अप्रूवल्स है, तो वो इसी केस में आएगा क्या? सर? बिल्कुल इसमें आ जाएगा। एक चीज ये है कि अगर वो कोर्ट में प्रूफ कर दिए कि मेरे को जेन्युइन लगता था, लाइक मिस रिप्रेजेंटेशन प्रूफ कर दिए, तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। लाइक अगर आपको इन फ्यूचर लॉस होता है और उन्होंने आपने फ्रॉड का केस फाइल किया बट वो मिस रिप्रेजेंटेशन अगर कर देते हैं प्रूफ, तो यहाँ पे वो थोड़े स्ट्रांग हो गया, आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो बहुत माइनर कंपनसेशन एक तरीके से मिलेगा। क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है ना, कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, जिसके थ्रू हो रहा है ना, तो कैसे हो रहा है, विदाउट इंटेंशन हो रहा है या एक इनोसेंट पर्सन कर रहा है, तो वहां पे उसको लाइबल बनाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ये जो जैसे फ्रॉड के जो सेक्शंस हैं 420, 19 वगैरह, तो ये इसको रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर लेते हैं क्या लोग? बिल्कुल कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। मर्डर को कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट करते हैं, मर्डर को प्राइवेट डिफेंस में जैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे इसको भी करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? एडवोकेट का काम ही होता है यही कि बड़े केस को छोटे केस में कन्वर्ट करें। अगर ये मिस रिप्रेजेंटेशन में आ गया तो इसमें केवल फाइनेंशियल पेनल्टी होगी। हाँ जी, हाँ जी। ट्विस्ट लॉ इज अ ट्विस्ट ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बोला। आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। इसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सर। सर एक छोटा सा इसमें एक मेरा एक कंफ्यूजन था। जैसे आपने बोला कि साइलेंस जो है इज नॉट अ फ्रॉड, बट से फॉर एग्जांपल इसमें भी एक पॉइंट में लिखा भी हुआ है कि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो सर देखिए सर, एक्चुअली ना एक होता है जनरल रूल, एक होता है स्पेशल रूल। तो कैजुअली साइलेंट को हम फ्रॉड नहीं मानेंगे, बट एक्सेप्शन तो हर चीज के हैं। मैंने क्या बताया ना, जैसे कि आप पब्लिकली लाइक अगर आप लीगली बाउंड नहीं स्पीक करने के लिए और आप नहीं बोलते हो तो आप बिल्कुल लाइबल हो। ओके। इसके अलावा जैसे कि कोई आपकी, जैसे कि आपका कोई कार का बिजनेस है और आपकी बेटी या बेटा ही आपसे परचेस करने आया और आपने अगर उसको सही एडवाइस नहीं दिया तो भी आप लाइबल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी ड्यूटी थी, क्योंकि आपकी ड्यूटी से रिलेशनशिप में आते हैं और वहां पे आपकी ड्यूटी है उस चीज को बताना। तो ऐसे मल्टीपल एक्सेप्शन मैंने बताया कि टाइम होगा तो हर एक चीज को कनेक्ट करके बहुत सारी चीजें बताते हैं, बट उतना टाइम बहुत डीप डाउन में जाके डिस्कस करें हम लोग। नहीं तो इस लेवल पे जब आप लोग पढ़ते हो ना, तो इस लेवल में तो सिर्फ डिस्कस होता है। लाइक डिस्कस तो कब 1 घंटे 2 घंटे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलता। ठीक सर, डन सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन इज वाइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। लाइक जब फ्री कंसेंट नहीं होगा तो कोई एग्रीमेंट वाइडेबल एग्रीमेंट होता है। जैसा कि आपने पहले ही देखा कि फ्रॉड हुआ, कोर्शन हुआ, मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो इन सब रीजन की वजह से फ्री कंसेंट नहीं मिल पाया। तो ऐसे जो एग्रीमेंट होंगे वो एग्रीमेंट वाइडेबिलिटी इन द सेंस कि वाइडेबल में फॉल करेंगे। क्लियर है सबको सेक्शन 19? यस सर। ओके, नेक्स्ट वन इज 19 क्लॉज ए। 19 क्लॉज ए कह रहा है पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट set aside contract induced by undue influence। लाइक जब भी undue influence से कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कोर्ट के पास वहां पे पावर होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर दे, लाइक उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दे और जिसका जो था उसको वो चीज दिला दे। लाइक जैसे कि मैंने आपको undue influence करके 20,000 की बाइक 5,000 में ले लिया और केस फाइल हुआ, तो कोर्ट ये कहेगा ऐसा है, इसका 5,000 आप दे दो और 5,000 मतलब आप इसको रिटर्न कर दो और इसकी बाइक, सॉरी आप अपना 5,000 ले लो और इसकी बाइक आप या स्कूटी जो भी उसको रिटर्न कर दो। सेट असाइड इन द सेंस कि सेम पोजीशन में दोनों पार्टीज को ला देना। ओके सर ये 19 है। 19A, 19 कैपिटल ए। क्लियर? एंड नेक्स्ट आपका मिस्टेक स्टार्ट होता है, बट ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमें 2 सेक्शन इसमें 3 सेक्शन एक साथ देखना पड़ेगा। काफी अच्छा है, जैसे हम लोग नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे 20, 21, 22। ओके, सो नेक्स्ट से डिस्कस करेंगे एंड ऑलमोस्ट आप मान के लो कि अब सिर्फ 1 लाइनर वाले आपके बचेंगे। मेन जो आपका था यहीं तक ही है, क्योंकि यहाँ तक में ना आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फिर अब इसके बाद छोटी छोटी चीजें आएंगी, लाइक बहुत माइनर चीजें आएंगी। So anyone have any questions? सर 5 मिनट में आज का समराइज कर देंगे, थोड़ा सा हमारे को नोट करने में इजी रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज का जो भी था अपने 10 से 19 तक 2 सेक्शन थे उसको समराइज कर देंगे आप। हाँ सर, देखिए सेक्शन 10 में आपका बताया गया कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे।
फिर फर्दर वहां पे फ्री कंसेंट क्या था उसको एक्सप्लेन किया, फिर साउंड माइंड क्या होता है उसको एक्सप्लेन किया, फिर कंसेंट आया, तो कंसेंट के बाद फ्री कंसेंट आया। फ्री कंसेंट होने के लिए 5 चीजों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए: कोअर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। सो कोअर्शन हमने देख लिया, जो बीएनएस में प्रोहिबिटेड है, लाइक थ्रेट देना, प्रॉपर्टी को इंजरी कॉज करने के लिए थ्रेट देना, ये सारी चीजें इसमें आ गई। फ्रॉड, एंडो इन्फ्लुएंस आता है। एंडो इन्फ्लुएंस में कोई रिलेटिव ही रहता है जो आपकी विल को डोमिनेट करके आपसे प्रॉफिट अर्न करता है। और मिस रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया, इट इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड, बट फ्रॉड डिसऑनेस्टली इंटेंशन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन विदाउट इंटेंशन होता है। लास्ट वन इज, हम लोगों को पढ़ना था मिस्टेक, बट टाइम ऑलमोस्ट हो गया इसलिए नहीं पढ़ पाए। इसके पहले ये था कि अगर फ्रॉड, कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अंडर इन्फ्लुएंस का यूज होता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर वाइडेबल होता है और कोर्ट के पास पावर होता है, उसे सेट असाइड भी कर सकता है अंडर इन्फ्लुएंस के केस में। सर ये सेक्शन 19 में आइदर पार्टी शुड गो टू द कोर्ट ना, देन इट इज वॉइडेबल। दोनों पार्टी, हाँ जी बिल्कुल, दोनों पार्टी। मतलब अदरवाइज ये अगर ये होते भी हैं 4 चीजें और दोनों में से कोई नहीं जाता तो वैलिडिटी मानी जाएगी। सर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई केस ही, मर्डर में अगर कोई केस नहीं फाइल करेगा तो कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। मर्डर में तो स्टेट जाता ही जाता है सर, मर्डर इसमें तो क्यों पार्ट। सर वो लॉ में मेंशन है ना, जैसे कि लॉ में बहुत सारी चीजें मेंशन है, ओके। वैसे भी क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, वो सही है, बट अगर आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ और आपकी फैमिली मेंबर में अगर कोई भी अगर रिपोर्ट के लिए नहीं गया तो कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं लेगी, कोई भी एक्शन नहीं लेगा। वो तो बात ठीक है कि इंफॉर्मेशन बाय ए रिलेटिव, बट फिर भी स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, इसमें वॉइडेबिलिटी सुओ मोटो कर सकते हैं। हाँ, इसमें सुओ मोटो नहीं होगा, 19 में जाना पड़ेगा किसी एक को। नहीं, मर्डर में होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट में ना, मैंने पहले बताया था, एक मैगजीन बताया होगा आप सबको, राइट इन पर्सोनम एप्लीकेबल होता है। पर्सोनम इन द सेंस जिस पर्सन का केस है वो पर्सन कोर्ट में जाएगा तभी एक्शन किया जाएगा। और जो आपका क्रिमिनल चीजें होती है वहां पे राइट इन रेम एप्लीकेबल होता है। राइट इन रेम इन द सेंस कि वो अगेंस्ट द स्टेट होता है, तो स्टेट ऑटोमेटिक और सुओ मोटो के थ्रू भी एक्शन ले सकता है। नहीं, मेरे को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, उससे मैं कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे। वो आपने पहली, हाँ जी, हमने अभी क्लियर हो गया। ओके।